told me the truth about why you wanted her. हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जुपिटर असेंडिंग, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम जुपिटर जॉन्स है। ये यहाँ अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही होती है। ये बताती है कि इसके फादर का नाम मैक्सिमिलियन है और इसकी मदर का नाम एलेक्सा। वो दोनों रशिया में एक दूसरे से मिले थे और मिलते ही उनको प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद जब एलेक्सा प्रेग्नेंट थी, तभी कुछ लोग इनके घर पर चोरी करने आते हैं। घर से सारी कीमती चीजें चुरा लेने के बाद वो जुपिटर के फादर का एक टेलीस्कोप चुरा कर ले जा रहे होते हैं। तभी उसके फादर इन चोरों को रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें एक चोर उसके फादर को शूट कर देता है। इसके फादर की डेथ के बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है और फिर एक दिन जब इसकी मदर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ शिकागो जा रही होती है, तो बीच अटलांटिक ओशियन में वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो जुपिटर रखती है, क्योंकि इसके फादर को ये नाम बहुत ज्यादा पसंद था। अब कहानी के पूरे 22 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जुपिटर काफी बड़ी हो चुकी है और वो अपने माँ और आंटीज के साथ शिकागो के अमीर लोगों के यहाँ पर काम करती है, जैसे कि टॉयलेट या वॉशरूम क्लीन करना, क्योंकि इसके फादर के डेथ के बाद इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए शायद यही रीजन है कि जुपिटर को अपनी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं होती। एक बार जुपिटर अपने फ्रेंड कैथरीन के घर पर साफ सफाई कर रही थी, तभी इसको एलियंस जैसे दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं, जिसको मूवी में क्रीपर्स कहा गया है। ये सारे क्रीपर्स कैथरीन के घर पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसको देखकर जुपिटर डर जाती है और इनके चुपके से फोटो खींच लेती है। लेकिन इसी वक्त इसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आ जाती है, जिस वजह से उन क्रीपर्स को ये पता चल जाता है कि उनकी कोई फोटो खींच रहा है। और तभी वो क्रीपर्स जुपिटर और कैथरीन दोनों की उस टाइम की सारी मेमोरी डिलीट करके यहाँ से भाग जाते हैं। जब जुपिटर घर आती है तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि कैथरीन के घर पर उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी नॉर्मल लाइफ यानी दूसरों के घर पर साफ सफाई करने लग जाती है। अब जुपिटर एक दिन इंटरनेट पर सर्फिंग कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक टेलीस्कोप पर पड़ती है, जो कि दिखने में एकदम उसके डैड के टेलीस्कोप जैसा है। जुपिटर उस टेलीस्कोप को खरीदना चाहती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ये उसे खरीद नहीं पाती। ये इस बारे में अपने कजिन ब्रदर को बताती है, जिसमें उसे अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को निकलवा कर बेचना है और उसके बदले में से बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर ये इस टेलीस्कोप को खरीद सकेगी। जुपिटर इस बारे में काफी सोच विचार करती है और अगले दिन ये क्लिनिक पर चली जाती है। ये यहाँ पर अपना एक फेक नाम रखती है, जो कि कैथरीन होता है। यहाँ के जो डॉक्टर्स और नर्स होती है वो इससे काफी अजीब बर्ताव करते हैं। अब जब ऑपरेशन शुरू होता है तब इसको पता चलता है कि ये लोग डॉक्टर या नर्स नहीं है, ये तो क्रीपर्स हैं, जो कि उस दिन इसको कैथरीन के घर पर मिले थे और अभी इसकी जान लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि इसकी जान लेते, यहाँ पर एक केन नाम का आदमी आ जाता है और वो इन सभी क्रीपर्स को मारकर जुपिटर को बचाकर यहाँ से ले जाता है। जब जुपिटर की आंख खुलती है तब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन थे और वो क्यों इसे मारना चाहते थे। कैथरीन अब इससे पूछती है कि तुम कौन हो और वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे। केन इसे बताता है कि ये पृथ्वी और इसके जैसे जितने भी प्लेनेट हैं, ये सब एलियन रॉयल्टी के लोगों ने बनाई है, ताकि वो लोग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने पास रख सकें जिससे उन्हें यूथ सीरम मिल सके। केन जुपिटर से कहता है कि एलियंस में से एक हाउस ऑफ एब्रोनिक्स है, जो कि मोस्ट पावरफुल एलियन डायनेस्टी है। इसी जगह पर सिराफी एब्रासेक्स नाम की एक क्वीन रहती थी, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसमें क्वीन के सबसे बड़े और लाडले बेटे का नाम बैलम है, बेटी का नाम कैलिक्यू और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का नाम टाइटस है। क्वीन के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी यानी कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स थे, सब उनके तीनों बच्चों को बांट दिए जाते हैं। बड़े बेटे बैलम को पृथ्वी और जुपिटर मिलता है, कैलिक्यू को नॉर्मल प्लैनेट्स ही मिलते हैं और सबसे छोटे बेटे टाइटस को जो भी मिलता है वो उसे बेचकर एक बड़ा सा स्पेसशिप तैयार करवाता है। टाइटस अपने बड़े भाई से बहुत जेलस करता है, क्योंकि टाइटस को पृथ्वी चाहिए थी और पृथ्वी बैलम के पास है। केन इसको अपने बारे में भी बताता है। ये बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं वॉल्फ और इंसान के डीएनए से बना हूँ। स्पेस में टेक्नोलॉजी हाई होने के कारण वहाँ मेरे जैसे सोल्जर्स बहुत सारे हैं। वहाँ पर अलग अलग डीएनए से रोबोट्स, एलियंस और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं और मुझे पृथ्वी पर टाइटस ने भेजा है। ये सब सुनकर जुपिटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहा है या झूठ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैन जुपिटर को समझाता है कि वो अगर पृथ्वी पर रही तो उसे क्रीपर्स फिर से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए कैन जुपिटर को उसके साथ स्पेस में जाने के लिए कहता है। इस बार जुपिटर इसकी बात मान जाती है, लेकिन जब जुपिटर कैन के साथ जा रही होती है तब कुछ क्रीपर्स केन की स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं, लेकिन केन सारे क्रीपर्स को मार देता है और इसके बाद वो बताता है कि एब्रासेक्स ब्रदर्स के लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझाता है कि बैलन जुपिटर को मारना चाहता है, इसलिए वो जुपिटर के पीछे पड़ा है, लेकिन टाइटस उसे बचाना चाहता है, इसलिए उसने जुपिटर को बचाने के लिए यहाँ पर केन को भेजा हुआ है।
अब इसके बाद केन टाइटस के पास जाने से पहले उसके एक फ्रेंड स्ट्रिंगर के पास जाता है, जो कि उसी की तरह एक सोल्जर होता है जो कि पृथ्वी पर था। स्पेस में सभी सोल्जर्स के पास पंख होते हैं, लेकिन कैन और स्ट्रिंगर्स के पास नहीं, क्योंकि किसी सजा के तौर पर इनसे इनके पंख छीन लिए गए थे। स्ट्रिंगर के घर के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि इनमें से कोई भी मधुमक्खी जुपिटर को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि जुपिटर ही सारी मधुमक्खियों को कंट्रोल कर पा रही होती है। और स्ट्रिंगर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ में आता है कि जरूर जुपिटर का डीएनए गैलेक्टिक रॉयल्टी क्वीन के डीएनए से मैच करता होगा, तभी ये सभी मधुमक्खियां इसे कुछ नहीं कह रही बल्कि इसके इशारों पर मूव कर रही हैं। अब जब ये सभी बातें स्ट्रिंगर जुपिटर को बताता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी स्ट्रिंगर इसे ह्यूमन हिस्ट्री बताता है और कहता है कि तुम इंसानों का बर्थ प्लेस पृथ्वी नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद ऑरिस नाम का प्लेनेट है। यूनिवर्स एक्सपेंशन के टाइम बहुत सारे एलियंस के साथ प्लेनेट अर्थ भी डिस्कवर हुआ था, पर उन्हें ये पता चलता है कि अर्थ पर लाइफ तो है लेकिन वहाँ पर डायनासोर्स भी हैं। इसलिए फिर उन्होंने सभी डायनासोर्स पर अटैक करके उन्हें मार दिया ताकि वो जगह इंसानों के रहने लायक बन सके। इसके बाद एब्रोसिस डायनेस्टी की मेन क्वीन ने पृथ्वी पर बीज फैलाना शुरू किया। उन सीड्स की वजह से इंसानों की बॉडी इफेक्ट होती है और उनका डीएनए डेवलप होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व भी होने लगता है, ताकि वो एक फर्टाइल पॉपुलेशन बन सके और फिर उन्हें एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए यूज किया जाएगा, जिससे कि वो एक युद्ध सीरम बना सके और पैसे कमा सके। ये सारा प्लान उस क्वीन का था जो कि अब मर चुकी है, और इसीलिए पृथ्वी इतनी इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि इंसानों से ही वो युद्ध सीरम बनाया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी बैलम के कंट्रोल में है, इसलिए दोनों भाइयों में लड़ाई होती रहती है। अब जब धीरे धीरे पृथ्वी के लोगों के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वो एक्सटेंट होने लगेंगे, तब उन्हें वो सीरम बनाने के लिए यूज किया जाएगा, जिसके बाद इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। स्टिंग की ये बात सुनकर जुपिटर बहुत डर जाती है। स्टिंग को अभी यकीन हो चुका है कि जुपिटर ही रॉयल्टी क्वीन है और वो अब इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक हंटर ग्रुप आकर इन पर हमला कर देता है। ये ग्रुप इन तीनों को किडनैप करके क्वीन की बेटी के पास लेकर जाती है, जो कि किसी और प्लेनेट पर रह रही है। जुपिटर को जब होश आता है तो ये देखती है कि इसके सारे कपड़े चेंज होते हैं, इसके नए कपड़े एकदम क्वीन जैसे होते हैं। और फिर जब कैलिको के पास जाती है तो वो इसे बताती है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है मेरी माँ के रूप में। ये बात सुनकर जुपिटर से कहती है कि पुनर्जन्म ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी 30 साल की हूँ और तुम्हारी मॉम की उम्र तो ना जाने कितनी होगी। कैलिको इससे बोलती है कि जो जीन्स तुम्हारे अंदर हैं वैसे ही मेरी माँ के अंदर भी थे, तो हम लोग ये समझते हैं कि तुम उनका पुनर्जन्म हो। ये बताती है कि मेरी मॉम उस युद्ध सीरम का यूज करके 1000 साल तक जी पाई थी, लेकिन बाद में उनका मर्डर हो गया। कैलिको जुपिटर से यहाँ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि इसे पता है कि जब जुपिटर क्वीन बनेगी तो वो युद्ध सीरम बनाएगी, और अगर वो ऐसा करती है तो कैलिको को युद्ध सीरम मिल जाएगा। अब इसी वक्त यहाँ पर केन आ जाता है, जिसको कैलिको का बिहेवियर बिल्कुल चेंज लगता है। इसको पूरा भरोसा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये कैलिको को अपनी गन पॉइंट पर लेकर उसे कहता है कि जुपिटर अभी क्वीन नहीं बनी। इसके बाद केन जुपिटर को लेकर अपने शिप पर आ जाता है, जहाँ शिप की कैप्टन उसे एक प्लेनेट पर लेकर चली जाती है। उस प्लेनेट पर जुपिटर क्वीन एब्रोसिस की सारी प्रॉपर्टी और उसकी पावर पर क्लेम करती है, जिसके बाद इसे क्वीन का टाइटल और उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वहाँ के लोग इसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। इसके बाद केन के पास आकर उसे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन केन इसे कहकर मना कर देता है कि आप मेरी क्वीन हो और मैं अपनी क्वीन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ये सब अपने फ्रेंड स्ट्रिंगर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम क्वीन बनोगी तो मुझे और मेरे दोस्त को हमारे बैच वापस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ से बाहर निकाला गया था। ये सब सुनकर जुपिटर इस पर गुस्सा हो जाती है। केन इसे समझा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर स्ट्रिंगर और उसके कुछ आदमी आ जाते हैं। दरअसल स्ट्रिंगर ने टाइटस को सब बता दिया होता है कि जुपिटर क्वीन का टाइटल क्लेम कर चुकी है और वो अब क्वीन बन गई है। इसके बाद ये इन दोनों को टाइटस के पास लेकर चला जाता है। वहाँ जाते ही केन को एक स्पेसशिप की जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी यहाँ टाइटस आ जाता है और वो केन से कहता है कि मैंने तुम्हें जुपिटर को मेरे पास लाने के लिए भेजा था, तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए। अब ये इसके सामने अपना रियल प्लान रिवील करता है। ये कहता है कि मैं पहले जुपिटर को इम्प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद मैं उसको मार दूंगा, जिसके बाद उसका हस्बैंड होने के नाते मुझे उसकी सारी पावर्स और प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ये केन को खुले स्पेस में भेजकर खुद जुपिटर के पीछे लग जाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। ये जुपिटर से कहता है कि ये सभी पृथ्वी के पीछे पड़े हैं युद्ध सीरम पाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये जुपिटर को युद्ध सीरम की हजारों बोतल्स दिखाता है। उसके बाद ये जुपिटर से कहता है कि मैं सब कुछ रोक सकता हूँ अगर तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन जुपिटर इसे शादी के लिए मना कर देती है। इधर बैलम को पता चल जाता है कि जुपिटर टाइटस के पास है और जुपिटर को क्वीन की सारी प्रॉपर्टीज और पावर मिल चुकी हैं। दरअसल बैलम जुपिटर को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर जुपिटर क्वीन बन गई तो उसे क्वीन को पृथ्वी रिटर्न करनी पड़ेगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। इसलिए बैलम यहाँ पर एक प्लान बनाता है। ये जुपिटर की फैमिली को किडनैप करने की सोचता है। इधर टाइटस
जुपिटर को बार बार शादी के लिए मनाता है, लेकिन वो इसे हर बार मना कर देती है। इसके बाद टाइटस अपनी दूसरी चाल चलता है। वो जुपिटर से कहता है कि अगर तुम मेरे से शादी करने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें बदले में केन और स्ट्रिंगर के लाइसेंस वापस कर दूंगा जो मैंने उनसे सजा के तौर पर वापस ले लिए थे। केन का नाम सुनते ही जुपिटर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर वो इसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। उधर हम केन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड स्ट्रिंगर को कहता है कि हमें टाइटस को मारकर जुपिटर को वहां से छुड़वाना होगा। स्ट्रिंगर इसकी बात मान लेता है और फिर ये दोनों मिलकर टाइटस के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। इधर जब टाइटस को पता लगता है कि केन उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो जुपिटर के साथ जबरदस्ती शादी करने लग जाता है, लेकिन सही समय पर केन वहां पहुंचकर टाइटस को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी वक्त जुपिटर केन को उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने का ऑर्डर देती है। केन अपनी क्वीन का ऑर्डर सुनकर उसे लेकर उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। शिप में जुपिटर केन को उसका लाइसेंस वापस कर देती है। तभी केन जुपिटर से माफी मांगता है, लेकिन जुपिटर उससे बात नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी। अपने घर आने के बाद जुपिटर देखती है कि बेलम के लोगों ने इसके घर वालों को किडनैप कर लिया है और अब वो लोग इसे अपने साथ जाने के लिए कह रहे हैं। बेलम के आदमी जुपिटर से कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली को सेफ देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ जुपिटर प्लेनेट पर चलना होगा, वो भी अकेले। वहाँ बेलम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जुपिटर अपनी फैमिली के लिए इनके साथ जाने के लिए मान जाती है और वहां जाकर ये बेलम से मिलती है। बेलम इसकी फैमिली के बदले इससे कहता है कि तुम्हें पृथ्वी पर फिर से हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। इसकी बातें सुनकर वो इसे मना कर देती है क्योंकि अगर वो हार्वेस्टिंग करती है तो पृथ्वी के सभी लोग मारे जाएंगे। इनकी बात चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर केन रेफिनरी में एंटर करके ग्रेविटी हेल को डैमेज कर देता है, जिससे कि यहाँ की ग्रेविटी डैमेज हो जाती है। इसके बाद बेलम केन का सामना करने के लिए एक हाइब्रिड मॉन्स्टर को भेजता है। इसी वक्त जुपिटर बेलम को गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से निकल जाती है और फिर ये अपनी फैमिली को सर्च करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद बेलम इसके सामने आकर इस पर अटैक कर देता है। इसके बाद इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। इसी दौरान बेलम इससे कहता है कि प्रॉपर्टी के लिए उसने अपनी माँ को मार दिया और अब वो इसे भी खत्म कर देगा, यानी इसी ने ही अपनी माँ को मारा था। लेकिन तभी शिप में ब्लास्ट हो जाता है और बेलम नीचे गिरकर मर जाता है। जुपिटर भी यहाँ से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी केन की नजर उस पर पड़ती है। केन जल्दी से फिर उस मॉन्स्टर को मारकर इसे बचा लेता है। रेफिनरी में चारों तरफ आग लगी हुई थी और वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा था। तभी केन की शिप की कैप्टन देखती है कि केन और जुपिटर तो बाहर हैं, इसलिए वो इन्हें खोजने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उसके शिप के आसपास ही होते हैं। फिर ये लोग अर्थ पर वापस आ जाते हैं और हम कुछ टाइम के बाद जुपिटर को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी फैमिली की मेमोरी से उस टाइम की सभी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि इनके साथ क्या हुआ और जुपिटर भी अब पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें बताया जाता है कि जुपिटर सीक्रेटली केन से मिलती है और अपने सारे प्लैनेट्स की रक्षा भी करती है। ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और एक साथ रहने लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।